देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति, और ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट है क्राउन, उसमें डिसिमिलैरिटीज क्या हैं, उनमें क्या क्या असमानताएं हैं। तो हमने उसमें आपको बताया था कि अगर भारत की बात करें और अगर ब्रिटेन की बात करें, दोनों जगह जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है चलता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है जो हेड ऑफ स्टेट है उसके पास सेरेमोनियल पोजीशन होती है, उसके पास एक औपचारिक स्थिति होती है, उसके पास वास्तव में शक्ति नहीं होती है। वो एक सजावटी वस्तु होता है, आभूषण की तरह होता है, ऑर्नामेंटल होता है। वो टिटुलर और पपेट हेड होता है। तो दोनों जगह जो संसदीय लोकतंत्र है, दोनों जगह जो है हेड ऑफ स्टेट को विशेष शक्तियां नहीं दी गई है, सिर्फ सम्मान दिया गया है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, इलेक्टेड है। भारत में राष्ट्रपति जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित है, और ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट है जो क्राउन है वो क्या है? वो आनुवंशिक है। दूसरा अंतर यह है, यहां पर राष्ट्रपति को जो है हम उसके पद से उसके कार्यकाल के पहले भी हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके से पद से हटाया जा सकता है अगर उस पर यह आरोप है कि वो संविधान का वायलेशन कर रहा है। ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हम भारत के राष्ट्रपति को बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, अपने कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही उसको हम पद से बर्खास्त कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है? यहां इम्पीचमेंट है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यकाल से पूर्व ही पद से बर्खास्त कर सकते हैं, और यहां पर क्या है? यह आजीवन है। एक बार अपने पद पे आ गया तो जब तक वो मरेगा नहीं तब तक राजा अपने पद पर रहेगा। और यहां पर यह मान के चला जाता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये मैक्सिम वहां अप्लाई की जाती है कि राजा से कोई गलती हो ही नहीं सकती। अर्थात एक बार पद पे आ गया तो अब कोई कारण नहीं है कि उसको पद से हटाया जाए। जब वो मरेगा तो मरने के बाद जो है आनुवंशिक के आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ हेरिडिटरी, उसका पुत्र या उसकी पुत्री उसको राजा या रानी बना देंगे। तीसरा हमने बताया था कि भारत का राष्ट्रपति जो कि चुनाव से आता है, चुनाव जीतने के लिए उसको राजनीतिक पार्टियों के पास जाना पड़ता है और हाथ जोड़कर अपने लिए सपोर्ट मांगना पड़ता है कि इस चुनाव में जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति पद का, वो चुनाव में जाकर अलग अलग दलों के पास, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पास जाकर वो उनसे अपने लिए वोट और सपोर्ट मांगता है। इसी प्रकार जब उस पर महाभियोग चलता है, माने उसको पद से हटाया जा रहा है, तो वहां पर भी संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव को वोटिंग होगी। वोटिंग अगर विशेष बहुमत से पास हो गई तो राष्ट्रपति को अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यहां पर भी राष्ट्रपति चाहेगा पॉलिटिकल पार्टी से कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे अगेंस्ट में जाकर वोटिंग ना कीजिए। तो जो राष्ट्रपति है अपने इलेक्शन से और अपने निष्कासन दोनों ही रिस्पेक्ट में, दोनों ही दृष्टियों से जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल होता है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज समवट पॉलिटिकल बाय वर्च्यू ऑफ द इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट। जो राष्ट्रपति का पद है भारत में, सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रपति बन गया वो पॉलिटिक्स से ऊपर हो गया। वो रूलिंग पार्टी का भी राष्ट्रपति है, वो अपोजिशन का भी राष्ट्रपति है, वो सबका राष्ट्रपति है। अब उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव में उसको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी चुन के आता है। इस वजह से राष्ट्रपति में कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है? अगर कंपैरिजन करें, नॉर्मली इसको पॉलिटिकल नहीं मानते। राष्ट्रपति का पद जो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। वो ना सत्ता पक्ष का है, ना विपक्ष का है, ना वो रूलिंग पार्टी का है, ना अपोजिशन का है। वो सबका राष्ट्रपति है। उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं।
दलीय राजनीति से राष्ट्रपति ऊपर है, उसको उससे कोई लेना नहीं, लेकिन फिर भी अपने निर्वाचन के कारण, वो अपने महाभियोग के कारण राष्ट्रपति के पद में आप कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स देख सकते हो इन कंपैरिजन टू द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। अगर कंपैरिजन की बात करें तब, अगर कंपैरिजन आप नहीं करते हैं तब तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास कोई भी पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं होता। राष्ट्रपति के पास जो ऑफिस ऑफ राष्ट्रपति इज नॉट अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। लेकिन जब कंपैरिजन करोगे ब्रिटेन के साथ तो हम कहेंगे कि उसके सापेक्ष, उसके रिलेशन में भारत का राष्ट्रपति क्या है, पॉलिटिकल है। तो ये क्या है, ये नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि यहां पर जो राजा बना है किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट से नहीं बना है। राजा इसलिए बना है क्योंकि राजा का पिता या राजा की माताजी मर गई, तो आनुवंशिक आधार पर वो राजा बन गया। उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे हाथ जोड़ के अपने लिए सपोर्ट नहीं मांगना था। तो यहाँ का राष्ट्रपति, जो यहाँ का जो क्राउन होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, क्राउन होता है, ब्रिटेन में क्राउन होता है। तो यहाँ का जो क्राउन है, यहाँ के प्रेसिडेंट, भारत में क्या है, प्रेसिडेंट है, वहां का क्राउन हमारे प्रेसिडेंट के रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में नॉन पॉलिटिकल है। इस प्रकार से ये अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड है। जबकि भारत में ऐसा नहीं होगा। जो द्रौपदी मुर्मू हैं, भले ही हम कहें कि राष्ट्रपति हैं और इसलिए वो राजनीति से ऊपर हैं, मगर उनका झुकाव बीजेपी पार्टी की ओर होगा, और बीजेपी की सरकार के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन को दिए जाएंगे वो उनको बहुत आराम से एक्सेप्ट करती रहेंगी। जो वहां से एडवाइस दिया जाएगा, जो वहां से रिकमेंडेशन दिया जाएगा, वो कहीं पे इफ और बट नहीं लगाएंगे, सब कुछ सुझा देंगे। क्योंकि इसको ये माना जाता है सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, अगर उनमें कोई डिफरेंसेस होगी भी वो सामने नहीं आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे, मीडिया तक बातें नहीं आएगी। सपोज कि रामनाथ कोविंद थे, बीजेपी के ही तो मेंबर थे, उन्हीं के आदमी थे जो राष्ट्रपति बन गए। अब मान लो या आज द्रौपदी मुर्मू है, सपोज जो है राष्ट्रपति के पास कोई एडवाइस जो है कैबिनेट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा भेजी गई, और राष्ट्रपति माने द्रौपदी मुर्मू उस एडवाइस से सहमत नहीं है, उनको उसमें ऑब्जेक्शन है, तो वो उसको रिटर्न नहीं करेंगे, वो चुपचाप जो है प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे कि देखिए आपने भेजा तो ये कुछ कमियां दिखाई पड़ रही हैं, बताओ क्या किया जाए। ठीक है, चुपचाप आप लोग बातचीत कर लेंगे, वो चीज मीडिया में आएगी ही नहीं, वो उसको रिटर्न नहीं करेंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर किसी अन्य पार्टी की होती, कांग्रेस के सपोर्ट से जीती होती और बीजेपी ने का विरोध किया होता, अब द्रौपदी मुर्मू मान लो राष्ट्रपति बन गई, अब जो बीजेपी की सरकार है, अब यहां से कोई एडवाइस भेजी जा रही है, अगर द्रौपदी मुर्मू को उसमें ऑब्जेक्शन है तो खुलेआम उसको जो है वो रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्शन के साथ। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का में जो है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन राजनीतिक पार्टियों के आधार पर हुआ है। बात समझ आ रही? चौथा क्या बताया हमने, हमारा जो राष्ट्रपति है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो मंत्रिपरिषद के परामर्श को, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको वो एक बार जो ठुकरा सकता है, एक बार वापस कर सकता है। तो भारत में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। इसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसके पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। माने जो भी एडवाइस, जो भी रिकमेंडेशन क्राउन के पास भेजी जाएगी, क्राउन उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, कोई इफ और बट नहीं लगाएगा। माने टोटली एंड लिटरली द क्राउन ऑफ ब्रिटेन इज अ रबर स्टैम्प। वहां वो वास्तव में रबर स्टैम्प ही है। रबर स्टैम्प का क्या है कि हमने निर्णय किया, मेरे पास रबर स्टैम्प रखी है, हम मारते गए अपने सिग्नेचर। तो आज तक ब्रिटेन के क्राउन ने मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी एडवाइस को आज तक कभी जो है रिटर्न नहीं किया, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। हमारे राष्ट्रपति के पास जो है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ठीक, यहां तक बात हो गई थी। जो आगे की बात है, क्राउन का मतलब
क्राउन के आगे क्या बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं। किंग और क्वीन है, हाँ 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 हाँ, कोई भी, आइदर ऑफ द टू। तभी इसको क्राउन कहा गया है। या तो हम किंग कहें, क्वीन कहें, अच्छा क्राउन कह दीजिए इसको। क्राउन जो है इंक्लूड्स बोथ, इट मे बी अ किंग और अ क्वीन। दूसरा पांचवा देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है इसके पास जो है जो इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं वो कई जगह से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। भारत का राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांगता है किसी मुद्दे पर, वहां से उसको जो है एडवाइस मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को जो स्टेट्स में गवर्नर हैं वहां से एडवाइस मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को जो लोकसभा अध्यक्ष है, इसको हम स्पीकर कहते हैं, जिसमें ओम बिरला है, वहां से भी उनको एडवाइस मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, माने उपराष्ट्रपति, जिसमें जगदीप धनखड़ है, वहां से भी उनको सलाह मिलती है। भारत के राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वहां से भी एडवाइस या से जानकारी या इंफॉर्मेशन मांगता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेस हैं। लेकिन जो ब्रिटेन का जो क्राउन है उसके पास इंफॉर्मेशन का बस एक ही सोर्स है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास, सॉरी ब्रिटेन के क्राउन के पास, ब्रिटेन के राजा या रानी के पास जानकारी का पास एक ही स्रोत, एक ही सोर्स है, मंत्रिपरिषद। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास जानकारी के कई स्रोत हैं, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर है, और राज्यसभा का चेयरमैन यानी सभापति है। ठीक, इस प्रकार की डिसिमिलरिटीज हैं। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम की वहां सिमिलरिटी है, बाकी अमेरिका का राष्ट्रपति एक अलग शख्सियत है और भारत का राष्ट्रपति एकदम एक अलग शख्सियत है। दोनों संस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है, माने उनमें कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का अगर कंपैरिजन बनेगा तो वो बनेगा क्राउन ब्रिटेन का, क्योंकि दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी जो पोजीशन है वो एक सेरेमोनियल है, वो टिटुलर है, वो ऑर्नामेंटल है, वो फॉर्मल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो पब्लिक है, वो नॉमिनल है, नॉट रियल। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का अगर कहीं से कंपैरिजन बनेगा तो ब्रिटेन के क्राउन से बनेगा। लेकिन उसके वहां पर भी कितने सारे जो है आप देखिए डिफरेंसेस हैं, कितने सारी डिसिमिलरिटीज हैं, क्योंकि उनका अपनी इकोलॉजी है पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारी अपनी इकोलॉजी है। इसलिए भले चीजें एक ही हैं, उनका वो हेड ऑफ स्टेट है, ये हमारा हेड ऑफ स्टेट है, उनके पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मगर हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी विशेषता है, अपनी खूबी है, अपने फीचर्स और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसलिए हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है कई मायनों में, कई दृष्टियों में उनसे अलग है। तो भारत का राष्ट्रपति ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई समानता रखता है, ना ही भारत का राष्ट्रपति पूरी तरीके से ब्रिटेन के क्राउन से समानता रखता है। ठीक, वो उसका अपना अपना टाइप है, अपना एक यूनिक जो है उसके फीचर्स हैं। ठीक, तो चौथा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको बिगाड़ दें, मिटा दें इसको। फॉर, हाँ, फॉर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ, हाँ, माने ही होल्ड्स द किंग ऑफ द ब्रिटेन होल्ड्स ऑफिस फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक, माने द क्राउन इन द ब्रिटेन possesses no discretionary powers। हाँ, he possesses no discretionary power at all। उसके पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। मिटा दें।
जो पांचवा पार्ट हम आपको बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति के पास इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेस हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया having having a dissimilarities between the president of India and the crown of Britain. The president of India has an access. The president of India has an access to different sources of information. The president of India has access. The president of India has access to different sources of information. और बड़ा सा डैश करके वो जो डिफरेंट सोर्सेस हैं उसको लिखिए, एक डैश बनाइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एन एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बड़ा सा डैश करिए, वो डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं उनके नाम लिखिए। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, कॉमा गवर्नर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, कॉमा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कॉमा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कॉमा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कॉमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉमा सुप्रीम कोर्ट, along with जो हमने आपको लिखा था ना, हैज एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन। क्या लिखा था, सेंटेंस क्या था? along with, यहीं पर लिखना है, along with काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फिर डैश करके लिखना है। ठीक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एन एक्सेस टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन along with द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फिर डैश करके कौन कौन से जो सोर्सेस हैं। कोई कंफ्यूजन? डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां पर लिख दिया along with द काउंसिल ऑफ, हाँ यहां पर लिखिए। भारत के राष्ट्रपति के पास परामर्श के कई स्रोत मंत्रिपरिषद के अलावा, कई स्रोत मंत्रिपरिषद के अलावा उपलब्ध हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए कई स्रोत मंत्रिपरिषद के अलावा उपलब्ध हैं। डैश करके लिखिए वो कौन सा सोर्स है, माने मंत्रिपरिषद तो है इसके पास, इंफॉर्मेशन के लिए मंत्रिपरिषद तो है ही, इसके अलावा भी कई सोर्स हैं। वो है अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी या ऑब्लिक करके लिखिए अटॉर्नी जनरल, अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल और हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी ऑब्लिक करके अटॉर्नी जनरल, राज्य का गवर्नर, राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल,
किसी राज्य का राज्यपाल, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, और कौन छूट रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस प्रकार से आपका राष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखिए कंप्लीट तो कभी नहीं होता, ये तो झूठ बात है कंप्लीट हुआ, लेकिन जो है रफली स्पीकिंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ ये तो झूठ बात है, कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के बारे में जो आपको पढ़ना है, पढ़ना जरूर है, यानी कि छोड़ देना है। आपको पूरा सीक्वेंस पढ़ना है कि पहला राष्ट्रपति कौन था, दूसरा राष्ट्रपति कौन था, इस प्रकार से अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनका टेन्योर, कौन राष्ट्रपति कब से कब तक हुआ। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक, जैसे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका टेन्योर क्या था? 2 बार रहे, अभी तक इसके अलावा कोई राष्ट्रपति 2 बार जो है प्रेसिडेंट नहीं रहा है, ये 2 बार रहे हैं। दूसरे तरीके से हम बात करें तो सबसे ज्यादा टेन्योर किसके पास रहा, सबसे लंबे पीरियड तक कौन राष्ट्रपति रहा भारत में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कहां से थे, पटना या बिहार से थे। ठीक है, पता नहीं पटना से थे क्या, पटना से नहीं थे, बिहार से थे, कोई दूसरी जगह थी, समाधि कहीं बनी हो, वो पटना से नहीं थे, वो कोई सिवान करके कोई जगह है? हाँ वहां से है, वो सिवान है शायद जगह, या कुछ कोई और जगह है, हमको इसमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से कि कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जो सेकंड राउंड की काउंटिंग में जो है राष्ट्रपति बना। पता है आप लोगों को, राष्ट्रपति के चुनाव में काउंटिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही आज तक सारे राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसा था कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में किसी ने भी जो है वो मैजिक नंबर पाया ही नहीं। वो जो कोटा होता है जो फिक्स किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में कि इतना वोट आपको मिलना चाहिए, फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में किसी भी कैंडिडेट को वो कोटा नहीं मिला, तो सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो सेकंड राउंड की काउंटिंग में जीता? खुद एग्जाम पूछा जाता है। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो यूनानिमसली इलेक्ट हुआ, निर्विरोध चुना गया? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो ट्रेड आंदोलन से जुड़ा रहा है? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसको राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी केस की सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा था? इस प्रकार के फैक्ट्स एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्या करें, इनको लिखवा दें? लिखवा दें? नहीं, जितनी बातें भी हमने प्रश्न की हैं वो सारी बातों को लिखवा दें। लिखिए, हेडिंग है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा है तो कहां क्या खत्म होगा, चलने दीजिए इसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक, हमने बताया ना कोई चीज खत्म नहीं होती है, रफली स्पीकिंग खत्म है, अभी बताने को बहुत सारी बातें हैं। देखिए समझिए, आप लोग खुद उतारिएगा। ठीक है, कौन सा राष्ट्रपति के पास 2 टर्म थे? ठीक, 2 टर्म, 2 टर्म कौन से राष्ट्रपति के पास थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इनके पास 2 टर्म थे। 1952 में ये राष्ट्रपति इलेक्ट हुए और 52 से एक टर्म पूरा किया, 52 57 तक रहे, 57 तक रहे, 57 में दोबारा फिर खड़े हुए और फिर जीते, फिर 62 तक रहे, उसके बाद फिर उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया। ठीक, जबकि उसके पहले ही संविधान सभा ने इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया था, तो 2 साल तब रहे राष्ट्रपति, माने कुल मिलाकर ये 12 साल राष्ट्रपति रहे। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ। अभी चुनाव हुए नहीं है तो राष्ट्रपति कहां से आएगा? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के जो इलेक्टेड सांसद होते हैं वो वोट देते हैं। अभी लोकसभा कहीं चुनाव नहीं हुआ, अभी राज्यसभा कहीं चुनाव नहीं हुआ, तो मेरे पास कोई सांसद है नहीं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा? अभी राज्यों की विधानसभा को चुनाव नहीं हुए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक हैं इलेक्टेड वो वोट देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं जाकर। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने राज्य हैं उन राज्यों के जो विधायक हैं वो जाके वोटिंग करते हैं। रफली बात कर रहे हैं, वो अभी चुनाव नहीं हुए तो राष्ट्रपति का चुनाव हो नहीं पाएगा। और 26 जनवरी 1950 से हमने संविधान लागू कर दिया, उस दिन हमारे पास एक राष्ट्रपति भी आ गया। तो हुआ क्या कि राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको ही जब तक चुनाव नहीं हो जाता संविधान सभा ने उनको ही राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट कर दिया, उनको ही राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया। इतनी बात समझ आई? तो 1950 से 1952 तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति बने रहे। अब तक चुनाव 1952 में लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव के आधार पर राज्यसभा के भी चुनाव हो गए। इस प्रकार से 1952 तक हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाएं सब आ गई। अब बाकायदे राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद चुनाव में एज ए कैंडिडेट खड़े हुए और जीते। जीतने बाद 5 साल का उनको पूरा कार्यकाल मिला। 5 साल के बाद उनकी फिर इच्छा थी हम फिर से खड़े होंगे, वो फिर से खड़े हुए और फिर जीते। तो इस प्रकार से 1952 से 1962 तक जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने रहे। तो 10 वर्ष ये और 50 से 52 तक 2 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, कुल मिला के 12 वर्ष वो जो राष्ट्रपति रहे। तो सबसे लंबा ड्यूरेशन किस राष्ट्रपति के पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है कर लोगे ना, कौन सा राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बना, 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति इलेक्ट किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लेंगे ना, 2 टर्म। और इनका पूरा पीरियड कितना था? 1950 से 1952, उसके बाद 1952 से 1957, फिर उसके बाद 1957 से 1962। लिख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से सबसे लंबी अवधि के लिए कौन सा राष्ट्रपति था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, लिख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बता दें। अब कौन सा राष्ट्रपति था? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आपको बताया था कि एक कोटा फिक्स किया जाता है, उस कोटे के बराबर जिसको वोट मिल जाते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। अगर उस कोटे के बराबर किसी को वोट नहीं मिलते हैं तो सेकंड राउंड की काउंटिंग शुरू की जाती है, और सेकंड राउंड की काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में ABCD 4 कैंडिडेट खड़े हुए, राष्ट्रपति के चुनाव में कोटा फिक्स कर दिया गया कि आपको जो है करीब जो है इतने वोट चाहिए। सपोज राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल 100 वोट पड़ने हैं, ठीक, मान लेते हैं। तो ये सिस्टम होता है, जीतेगा वो जिसके पास आधे से ज्यादा वोट आएंगे। माने राष्ट्रपति के चुनाव में वो जीतेगा जिसके पास 51 वोट या इससे ज्यादा आ जाए। अगर 51 वोट से आपके पास कम आते हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव नहीं जीत सकते।
ये सिस्टम होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब मान लीजिए वोटिंग हुई और ए को मिला 40, इनको मिला 30, इनको मिला 20, इनको मिला 10, इस प्रकार पूरे 100 वोट बढ़ गए। किसी को भी जो है आधे से ज्यादा माने 51 वोट किसी को भी नहीं मिले, तो क्या किया जाएगा? अब सेकंड राउंड की काउंटिंग की जाएगी। जब सेकंड राउंड की काउंटिंग की जाएगी तो जिसको सबसे कम वोट मिले थे, जैसे डी को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है, और डी को जो 10 वोट मिले हैं इसको अन्य कैंडिडेट में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने का तरीका क्या है, ये हमने आपको जब राष्ट्रपति के चुनाव बताया था वहां समझाया था, अभी नहीं समझाएंगे। बस अभी इतना मान के चलिए कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव में वो कैंडिडेट विनर माना जाता है जिसको जो टोटल वोट है उस टोटल वोट का आधे से ज्यादा उसको मिल जाए। वो अगर कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं और वोटिंग इस प्रकार से हो गई कि ए को 40, बी को 30, सी को 20, डी को 10 मिला, किसी को भी जो है आधे से ज्यादा अर्थात 51 वोट किसी को भी नहीं मिले, तो हम सेकंड राउंड की काउंटिंग करेंगे और सेकंड राउंड की काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको हम चुनाव से बाहर कर देते हैं और उसके जो 10 वोट हैं ये इन कैंडिडेट्स में बांटे जाएंगे। किस तरीके से बांटे जाएंगे वो एक अलग प्रोसेस है, अभी हमको वहां नहीं जाना है, तो वो चीजें बताई जा चुकी हैं। हाँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसको कहते हैं। वो प्रोसेस, वो चीजें बताने में टाइम टेकिंग है, उसको हम राष्ट्रपति में बता चुके हैं। बस अभी बस इतना मोटा मोटा जानिए कि जिसको सबसे कम वोट मिले उसको हटा दिया गया, उसके वोट अलग कैंडिडेट में ट्रांसफर किए गए। ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। मान लो वोट ट्रांसफर हुआ और वोट ट्रांसफर होने के बाद सेकंड राउंड की वोटिंग में बी के पास जो है 51 वोट आ गए, तो कौन जीता माना जाएगा? बी। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में उसको जीतता मानते हैं जिसके पास कुल वोट का आधे से ज्यादा मिले, जबकि नॉर्मली हमारे विधानसभा के चुनाव में, हमारे लोकसभा के चुनाव में क्या होता है, जीतता वो है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं। ये तो होता है नॉर्मली जो चुनाव होते हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव जहां पर हम विधायक का चुनाव करते हैं, लोकसभा के चुनाव जहां हम सांसद चुनते हैं, वहां पर बस ये सिस्टम होता है कि वोटिंग होती है, ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए वो जीत गया। मान लीजिए ए के पास जो है, सपोज ए के पास आ जाता 31 वोट, इसके पास 30, इसके पास 31। ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, तो एक हम विनर बना लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विनर वो होता है जिसके पास टोटल वोट का आधे से ज्यादा आए। अगर फर्स्ट राउंड की वोटिंग में आ जाता है तो उसको विनर मानते हैं। अगर फर्स्ट राउंड की वोटिंग में कोई कैंडिडेट आधे से ज्यादा वोट नहीं पा पाया तो सबसे कम जिसे वोट पाए उसको हम दौड़ से बाहर कर देते हैं और उसके वोट दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सेकंड राउंड के काउंटिंग में द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी घोषित किया गया? ये प्रश्न पूछा जाता है। वो हमारे हैं वीवी गिरी। ठीक, वीवी गिरी। ये भाई पूरी बात समझ आ गई? तुमने समझाया? तो ये देखो, जो हम ये कहें कि जो सेकंड राउंड काउंटिंग, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो सेकंड राउंड की काउंटिंग में विनर हुआ? वो हमारे थे वीवी गिरी। नहीं, द्वारा वोट नहीं पड़ते हैं, उन्हीं वोटों को ट्रांसफर किया जाता है, वोट द्वारा नहीं पड़ते हैं। होता यह है वोट एक ही बार पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ए बी सी डी, तो जब आप वोट देने जाओगे, मान लीजिए आप सपोज विधायक हो या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप जब वोट देने जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। आपने कहा मेरी पहली प्रेफरेंस ए है, आपको वहां पर लिखना पड़ता है आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। आपने कहा मेरी सेकंड प्रेफरेंस डी है। आपकी थर्ड प्रेफरेंस क्या है? मेरी थर्ड प्रेफरेंस बी है। आपकी चौथी प्रेफरेंस क्या है? मेरी चौथी प्रेफरेंस 4 है, सी है। इस प्रकार से आपको अपनी पसंद एक ही बार में देनी होती है। जब काउंटिंग होगी तो आपकी पहली पसंद ए था तो आपका वोट ये माना जाएगा एक हो गया। ठीक, अब मान सपोज ए को सबसे कम वोट दिए गए मिले, राष्ट्रपति कोई नहीं बन पाया है, किसी को भी आधे वोट नहीं मिल पाए, तो जिसके पास सबसे कम वोट थे उसको हम हटाते हैं। सपोज एक के पास ही सबसे कम वोट आए थे तो एक हटा दिया जाएगा।
अब ये देखा जाएगा कि आपने दूसरा पसंद किसको कहा था, आपने कहा मेरी दूसरी पसंद जो है डी है, तो आपका वोट ए से हटाकर डी को दे दिया जाएगा, क्योंकि ए को अब दौड़ से बाहर कर दिया है। ठीक, तो पूरा प्रोसेस जो है राष्ट्रपति का जब बताएंगे तो फिर समझाएंगे, अभी पूरा फिर से नहीं समझाया जा सकता ना, बस अभी आपको सिर्फ रफली एक आइडिया चाहिए। तो सेकंड राउंड की काउंटिंग में विनर कौन था, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है, अभी तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हुआ है जब सेकंड राउंड की काउंटिंग की जरूरत पड़ी, वरना सभी राष्ट्रपति जो है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में भी 50% प्लस 1 वोट पा जाते हैं, उससे ज्यादा पा जाते हैं। तो सेकंड राउंड की काउंटिंग में कौन विनर था, वीवी गिरी, ये खूब पूछा जाता है। तीसरा, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो यूनैनिमसली सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति बना, ये प्रश्न पूछा जाता है सर्वसम्मति से। इसको कहते हैं यूनी क्या स्पेलिंग है, यूनिनमसली, ये है सर, माने कंसेंससली, माने निर्विरोध सर्वसम्मति से, यूनैनिमसली, सॉरी ये है यूनैनिमसली, नाम सुना कि नहीं सुना है? माने निर्विरोध सर्वसम्मति से। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो सर्वसम्मति से चुना गया, माने कोई भी उसके अपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक, वहां कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ऐसा राष्ट्रपति है, आपने नाम सुना होगा, देखो इनका नाम नहीं याद आ रहा, नीलम संजीवा रेड्डी, नाम सुना है, नीलम संजीवा। ये सब आपसे एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एग्जाम पूछा जाता है इस प्रकार के फैक्ट्स जो हैं। नीलम संजीवा रेड्डी, द प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड यूनैनिमसली, यूनैनिमसली माने होता है जिसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, माने निर्विरोध वो जीता, उसका किसी ने विरोध नहीं किया, हाँ सभी ने उसको सपोर्ट किया, हर पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट था ही नहीं। सपोज हम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाएं और मेरे अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट है ही नहीं और सभी पार्टियां मुझे सपोर्ट कर रही हैं, इस तरीके से, ठीक, तो कहते हैं निर्विरोध सर्वसम्मति से या निर्विरोध यूनैनिमसली। तो कौन जीता, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक। किस केस नहीं होता, अभी तो उसमें की पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो सरकार है उसके पास इतना अच्छा जो है मेजॉरिटी नहीं है, ठीक, तो फिर वो किसी ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट कर देगी जिसको विपक्ष ने सपोर्ट किया है, बाकी सब लोग मिलकर उसी को बना दें, क्योंकि हम अलग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हमारा कैंडिडेट हार जाएगा। तो क्योंकि इस प्रकार सिचुएशन बन जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मान लो सपोज जो है कि हमारे प्रधानमंत्री, एक कल्पना करते हैं, जो वर्तमान हमारी सरकार है मोदी की, इसके पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत मेजॉरिटी नहीं है, बड़े मुश्किल से इसका काम चल रहा है, और उसको लगता है कि अगर हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो वो हार जाएगा, इससे बदनामी हो जाएगी सरकार की, इसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि अपना कैंडिडेट जिता पाए। तो क्या करेगी कि विपक्ष ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसी को अपना भी सपोर्ट कर देगी कि ठीक है हम भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी, हाँ एक बार 100 बार। तो यह है नीलम संजीवा रेड्डी जो है यूनैनिमसली जीते थे, ये उसके पहले लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। यूं प्रश्न पूछा था ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो लोकसभा का स्पीकर भी रहा था पहले कभी, ठीक, तो अतीत में इन पास्ट ही वाज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये एक्स स्पीकर रहे हैं, तो लिख लीजिए नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे थे। नीलम संजीवा रेड्डी had been an ex had been former speaker, had been a former speaker
ऑफ द लोकसभा। जो भी पूछा जाता कि कौन सा लोकसभा का स्पीकर राष्ट्रपति बना, वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। ये लोकसभा के स्पीकर कभी थे। ठीक। एक हमारे राष्ट्रपति थे, उनको कहा जाता था फिलोसफर है। ये नाम जानते हैं? राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ये लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। जैसे ओम बिरला है इसमें, सपोज ओम बिरला को कल को जो है अगले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनको खड़ा कर दिया जाए, जीत भी जाए। ठीक, इस प्रकार से ऐसे एक हमारे राष्ट्रपति रहे, उनको फिलोसफर कहा जाता है। इनको नहीं, एक हैं, वो एक कौन है वो हम पूछने जा रहे हैं। उनको फिलोसफी का बहुत अच्छा ज्ञान था, काफी विद्वान थे वो, और साउथ इंडियन थे। नाम उनका डॉक्टर राधा कृष्णन। नाम सुना ना? जो हमारे सेकंड है, हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास 2 टर्म थे। दूसरे राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ही वॉज अ फिलोसफर। लिख लीजिए, डॉक्टर राधाकृष्णन जो सेकंड प्रेसिडेंट हैं, वो एक फिलोसफर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ रिनाउंड फिलोसफर। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता है, को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता है। एक है कौन सा राष्ट्रपति जो है ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड रहा है? कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो हमारे वीवी गिरी हैं। वीवी गिरी जो है ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, राष्ट्रपति वीवी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन से रहा है। द प्रेसिडेंट वीवी गिरी वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। राष्ट्रपति वीवी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति वीवी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। द प्रेसिडेंट मिस्टर वीवी गिरी वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ठीक। किस राष्ट्रपति को पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है? किस राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है? किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहते हैं? कलाम। तो ये जो डॉक्टर कलाम हैं, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर कलाम हैं, इन्हीं को पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। लिख लीजिए, डॉक्टर कलाम, इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन या पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता का राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा पाटिल। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, इतनी जल्दबाजी नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ये बहुत समय बाद पूछा जाएगा, अभी सब लोग जानते हैं। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि कितने राष्ट्रपति के बाद हमने एक महिला राष्ट्रपति चुना, कितने राष्ट्रपति के बाद, कितने राष्ट्रपति गुजर गए, तो ये इनका सीक्वेंस क्या था। तो जो भारत की 12th प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला हैं, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक, तो इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि प्रतिभा देवी पाटिल का भारत में राष्ट्रपति के रूप में जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, जो क्रमांक है, वो क्या है? वो है 12वां। ये महत्वपूर्ण है कि करीब जब 11 राष्ट्रपति भारत में बीत गए, 11 राष्ट्रपति बाद 12वें राष्ट्रपति में एक महिला को ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो भारत की राष्ट्रपति बने। अमेरिका में तो आज तक किसी महिला को, जबकि उनका लोकतंत्र हमसे बहुत पुराना है, लेकिन आज तक वो किसी एक महिला को राष्ट्रपति ना बना पाए। हमारे लोकतंत्र को तो अभी मुश्किल से जो 70-72 साल हुए हैं, लेकिन हमने जो है
अपना 12वां राष्ट्रपति एक महिला को बना के दिखा दिया। अब दोबारा फिर हमने एक महिला को राष्ट्रपति बना के दिखाया है, और प्रधानमंत्री एक महिला की हमने बहुत पहले बना के दिखा दिया। ठीक, इंदिरा गांधी। ये सब चीजें हमारे अचीवमेंट्स आप कह सकते हो, हमारे डेमोक्रेसी के ये अचीवमेंट्स हैं। आज तक अमेरिका, देखिए अमेरिका में जो रियल हेड कौन है एग्जीक्यूटिव का, वहां राष्ट्रपति है। वो आज तक उस रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में, उस पोस्ट में आज तक एक भी वुमेन नहीं आई है? हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि भारत में प्रतिभा देवी पाटिल का जो है क्रमांक क्या था, भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति थी। तो भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। ये जो 12वीं राष्ट्रपति है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी का क्रमांक 12वां है। जैसे जैसे फिर हमने एक महिला राष्ट्रपति को चुना, जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका क्रमांक क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, किस क्रम की है ये, 12वीं है, 13वीं है, 14वीं है, 15वीं है। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। इस वजह हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी 15th प्रेसिडेंट है। हालांकि चुनाव 16वां था, चुनाव ये 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, लेकिन व्यक्ति के रूप में ये 15वीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए ना इस संसद से, जो है ये चुनाव था 16वां राष्ट्रपति का, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में हमने अपने 15वें राष्ट्रपति को चुना है। ये बात समझ पा रही हैं आप तो कह रहे हैं। तो ये द्रौपदी मुर्मू, तो ये जो वर्तमान राष्ट्रपति, हमेशा याद रखिए, जो वर्तमान राष्ट्रपति होता है उसका क्रमांक आपको याद रखा करिए। हालांकि अब शायद अभी कब इनका हुआ है, पिछले साल हुआ है। तो अभी ये प्रकार के एग्जाम प्रश्न आ सकते हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, ट्राइबल सोसाइटी से जो आती हैं। ठीक, लिख लीजिए, इनका क्रमांक जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये 15वीं है, और फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी। ये नहीं पता, मैं देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। दूसरा, ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, आपको देखना है कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने। जैसे हाँ, जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं, जो उपराष्ट्रपति नहीं थी, राष्ट्रपति बन गई। रामनाथ कोविंद थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे लेकिन राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति बन गए। लेकिन कुछ उपराष्ट्रपति भी थे जो उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बनाए गए। तो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनाए गए, ये आपका होमवर्क है। ठीक, जैसे KR नारायणन है, ये पहले उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बनाए गए। शंकर दयाल शर्मा है, पहले उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बनाए गए। डॉक्टर राधा कृष्णन है, पहले उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बनाए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, पहले उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बनाए गए। तो ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनाए गए, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को खुद ही करना है, ढूंढना है। कौन सा राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न दिया गया? अब्दुल कलाम है, 6 है, 6 में से एक अब्दुल कलाम है। मगर अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न दिया गया था वो राष्ट्रपति वाला नहीं दिया गया था, माने इनको भारत रत्न पहले ही मिल गया था अपने वैज्ञानिक अचीवमेंट्स की वजह से, जो उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स थे उनकी वजह से उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये ऑलरेडी भारत रत्न अवार्डी थे, बाद में राष्ट्रपति बन गए। ठीक, तो ये भी एक है कि ये भी राष्ट्रपति कैसे हैं जिनके पास भारत रत्न था। इसके अलावा 5 और राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति थे इसलिए फिर उनको बाद में भारत रत्न दिया गया, नहीं तो इनको नहीं दिया गया। दिया गया क्या? इनको नहीं दिया गया। देखिए, शुरुआत के जो 4 राष्ट्रपति हैं इनको भारत रत्न दिया गया है। पहला राष्ट्रपति था हमारा, इसको बिटा दें। इसमें हम आपको जो बता रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे SSC में, PCS में और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इस प्रकार के प्रश्न आपसे आईएएस एग्जाम में कम पूछे जाते हैं या लगभग नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आप आईबी का एग्जाम देने गए या आप कोई दूसरा एग्जाम देने गए, समझ रहे हो ना, तो वहां पर ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ये जो फैक्ट्स हैं। और पीसीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, शुरुआत के 4 राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे कौन थे, जाकिर हुसैन, चौथे कौन थे, वीवी गिरी। ये शुरुआत के 4 थे, इनको क्या दिया गया है, भारत रत्न। ठीक, इसके बाद आप आगे देखोगे तो आगे आपको मिलेंगे डॉक्टर कलाम, इनको भी भारत रत्न दिया गया है, मगर इनको भारत रत्न राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं दिया गया है, इनको तो अपने जो है पहले मिल चुका था, तो ये भी भारत रत्न अवार्डी है। और दूसरे हमारे आखिरी एक और बचे, 5, छठवां एक और राष्ट्रपति है जिसको रत्न दिया गया, कौन है, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। अच्छे नाम पे नहीं दिया जाता है, किसी अनजान आदमी को थोड़ी दिया जाता है। माने अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनके प्रति कुछ सम्मान महसूस किया गया होगा, इनको दिया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन है, इनकी योगदान को देखा गया, इनको दिया गया ना। अब कोई मुझे थोड़ी भारत रत्न दे देगा। हाँ, नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट होने से अगर दिया जाता तो जितने प्रेसिडेंट है सबको दिया जाता। हाँ, बाकी इसमें भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स होती है, इन अवार्डों में भी जो है पॉलिटिक्स काम करती है। जैसे हमारे नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, नेहरू जी की बिटिया इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया, उनकी बिटिया का जो लड़का था राजीव गांधी, उनको भी भारत रत्न दिया गया। अभी सब एक बच्चा है उनका लड़का। अब कुछ क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। नोट कर लिया ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें पॉलिटिक्स भी चलती है। ये कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने एक जिससे चाटुकारिता जो है, नेहरू जी आप भारत रत्न लीजिए, इंदिरा जी आप भारत रत्न लीजिए, राजीव गांधी आप भारत रत्न लीजिए, बस लेते रहिए, यहां तो खूब भरा पड़ा खजाना, ये चीजें। हाँ, थोड़ा सा एक करेक्शन कराना है। पिछली क्लास हमने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे प्रधान राष्ट्रपति हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस रिटर्न कर देते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 34। ये बात पता है आप लोगों को? पता है ना? ये आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को वापस कर देते हैं। तो अनुच्छेद 74 के तहत करते हैं। अब मैंने आपको बताया था, सपोज जो है राष्ट्रपति को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक एडवाइस आई कि आप जो है एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस इशू कीजिए। तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, आर्टिकल 123। इसके तहत जो है ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अध्यादेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जिसका प्रभाव एक कानून के समान होता है। ये ऑर्डिनेंस है आर्टिकल 123 के तहत इशू किया जाता है, बताया था ना मैं। अब मान लीजिए अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो एडवाइस मिलती है मंत्रिपरिषद की, उसको वो एक बार वापस कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति को एडवाइस दी गई कि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, आप जा एक इस ऑर्डिनेंस को इशू कीजिए। और राष्ट्रपति को लगता है उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है, राष्ट्रपति इनके ऑर्डिनेंस को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उनको दिया है उसको एक बार वापस कर सकते हैं।
वापस को जब दोबारा फिर से भेजा जाएगा तो उनको इशू करना पड़ेगा। ये बात पता है? तो जब ऑर्डिनेंस को ये वापस करेंगे तो ये काम आर्टिकल 74 के तहत करेंगे। नहीं सुन लीजिए पहले बात, फिर बताएंगे क्या करेक्शन है। लेकिन अगर इस ऑर्डिनेंस को इशू करेंगे तो अनुच्छेद 123 के तहत करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि अनुच्छेद 74 के तहत, देखिए अभी नोट्स पे ना ध्यान दीजिए वरना समझ नहीं पाएंगे हम कहना चाह रहे हैं। मैं जो समझा रहा हूं उसको सुनिए। अनुच्छेद 74 के तहत जो एडवाइस राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति उसको वापस कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस दी जाए, सपोज राष्ट्रपति से कहा गया कि आप ऑर्डिनेंस इशू कीजिए, तो अगर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? अंडर द आर्टिकल 123। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उसके एडवाइस को रिटर्न कर रहे हैं तो किस आर्टिकल के तहत रिटर्न करेंगे? आर्टिकल 24। मान लो दोबारा फिर से उनको भेज दी गई सेम एडवाइस कि नहीं आप ऑर्डर्स इशू कीजिए, तो राष्ट्रपति करेंगे इशू। किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 123। हमने पिछली बार आपको गलती से ये बता दिया था, जब ऑर्डिनेंस को ये इनको वापस भेजेंगे तो ये अनुच्छेद 123 के तहत भेजेंगे। ये हमने आपको गलत बता दिया था। 123 के तहत नहीं भेजते हैं। किसी भी एडवाइस को जब ये मंत्रिपरिषद को वापस भेजते हैं तो वो जो है आर्टिकल 24 होता है। बात समझ आ गई? फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 356। इसके तहत क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल। किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देना और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना, ये काम राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत करते हैं। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद की एडवाइस जाती है। अगर राष्ट्रपति उस एडवाइस को मानते हैं तो अंडर आर्टिकल 356 ही कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ओवर एनी स्टेट। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के पास एडवाइस आई, तो एडवाइस आई अनुच्छेद 74 के तहत कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। राष्ट्रपति को लगता है प्रेसिडेंट रूल लगाना ठीक नहीं होगा, तो राष्ट्रपति इनकी एडवाइस को एक बार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एक बार वापस कर देंगे। जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाने की एडवाइस को वापस कर रहे हैं तो ये जो वापसी हो रही है ये किस 74 के तहत होगी? मान लो दोबारा फिर से सेम एडवाइस को उनको भेज दिया गया, तो उनको मानना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा तब जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेंगे। तो ये कौन सा आर्टिकल होगा? 356, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। बात समझ आ गई? बस यही बता। पिछली बार हमने गलती से आपको ये बता दिया था कि जब इसको रिटर्न करेंगे तो 356 के तहत रिटर्न करेंगे, ये हमने गलत बता दिया था। लिखा है था मिटा दे। कोई बात नहीं, वो डिस्कशनी पावर था वो जो लिखवाया है। अगर नहीं भी लिखवाया है कोई चिंता वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो। आगे चीजें फिर से रिपीट होंगी, किसी ना किसी रूप में रिपीट हो जाएंगी। बस कॉन्सेप्ट पकड़ते रहिए, ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? मजा आ रही है पॉलिटिक्स पढ़ने में? अरे चिंता मत कीजिए, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बस आपको रेगुलर रहना है क्लास में। जो क्लास में रेगुलर नहीं रह रहा है वो लॉस में रहेगा। आप रेगुलर रहोगे तो पूरी पॉलिटिक्स समझ में आएगी, बहुत अच्छी समझ में आएगी, खूब मजा आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हमको रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हम कभी अटेंड करेंगे, कभी अटेंड नहीं करेंगे। रेगुलरिटी है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं, तो फिर नुकसान होगा। अब आते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो खत्म हो गया। खत्म कोई चीज कभी नहीं होती, लेकिन क्लास के मकसद से हमने छुट्टी पाई राष्ट्रपति से। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा सा ये हमें पता है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए पढ़ लीजिए। इसे हमारे इसको छोड़ देने का इरादा था। हाँ ये करते हैं, समझाते हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।
है? क्या करें? नहीं, इसमें बहुत सारी, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझ लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हम ये करते हैं, कि हम आपको उपराष्ट्रपति में कुछ भी नहीं लिखाएंगे, आपके एम लक्ष्मीकांत में जितना बताएंगे सब कुछ दिया गया है। ठीक, हम सब समझाएंगे, जो समझाएंगे वो चीज हमसे ही समझ में आएगी। लक्ष्मीकांत में दिया तो क्या है, मगर वहां से वो चीज समझ में नहीं आएगी। आपने हमसे पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आप खुद कुछ लिखना चाहें, मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है ये पॉइंट जो है नोट करने लायक है, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट खुद अगर चाहें तो नोट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत में खूब अच्छा दिया गया है, आप पढ़ोगे उतना सफिशिएंट है। हाँ, हमसे समझिए, कुछ चीजें हम इस तरीके से आपको समझाएंगे जो किताब में समझाई नहीं गई हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट खुद क्लियर होगा और आज ही आपका जो है राष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति हो सकता है, खत्म हो जाए। ठीक, तो आज समझाने का काम करते हैं आराम से। सबके पास है ना लक्ष्मीकांत? सबके पास है ना? है आपके पास? नहीं है लक्ष्मीकांत? तो बस उससे आप, नहीं कोई बात नहीं, उससे आप पढ़िएगा। ठीक, आपके पास नहीं है, ले लीजिएगा। चलिए, देखिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पद है। भारत में पहले नंबर का जो सबसे बड़ा पद है, जो फर्स्ट रैंक का जो ऑफिस है हमारे यहाँ पर, वो है राष्ट्रपति। इससे ऊपर कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस है ही नहीं। तो पहले नंबर पे कौन है? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक, भारत में ये जो उपराष्ट्रपति का जो हमने ऑफिस है, देखिए ये क्या करिए, जैसे कोई आपका टॉपिक खत्म हुआ करे, सपोज आपका राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हुआ, तो आप वहां पर एक पेज छोड़कर फिर अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पेज छोड़ेंगे वहां हम आपको कभी कोई चीज बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको बढ़ा सकते हैं। ठीक, आप खुद अपने तरफ से कोई चीज उसमें जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ सकते हो। तो जब भी कभी कोई आपका एक टॉपिक खत्म हो, तो खत्म होने के बाद आप एक पेज छोड़कर अगला टॉपिक शुरू कीजिए। तुरंत इस पे यानी वहां स्पेस ना दे, तुरंत दूसरा शुरू कर दे, ऐसा ना क्या करिए। तो ये भारत का पहला पद है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति। ये जो ऑफिस लिया गया है, ये जो पोस्ट लिया गया है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। भारत में देखा जाए तो इस पद की वैसे कोई खास महत्व है नहीं। अमेरिका में देखो राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर राष्ट्रपति वहां पर मर गया तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल राष्ट्रपति है। वो मर गया तो वहां की पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए उनने जरूरत समझी थी कि एक पद और रखा जाए कि अगर राष्ट्रपति मर जाता है या अपसेंट हो जाता है तो तुरंत कोई उस पद को होल्ड कर सके, ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई जो है डिस्टर्बेंस ना आए और पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने भी जो है अमेरिका से, देखिए आप अगर जाइए ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट के बाद उसकी जगह कोई वाइस हेड ऑफ स्टेट, कोई वाइस क्राउन नहीं रखा गया है, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हमने भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया है। या तो एग्जाम पूछा जाता है कि हमने जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है, हमने कहां से बारो किया है? हमने अमेरिका से बारो किया है। ठीक, इसका चुनाव कैसे होता है इसको देख लीजिए। ये खूब पूछा जाता है, इसके चुनाव के बारे में एग्जाम में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? इसके चुनाव में जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो है वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं, राज्यसभा के, और जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं को वोटिंग करने का राइट होता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोटिंग नहीं करते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सभी मेंबर वोटिंग करते हैं। अभी समझ लीजिए क्या बात कर रहे हैं।
मान लीजिए राष्ट्रपति है, इसका इलेक्शन होना है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में 543 मेंबर हैं और ये सभी इलेक्टेड हैं। पहले तो नॉमिनेटेड हुआ करते थे 2 एंग्लो इंडियन, अब ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। तो जब यहाँ पर 2 नॉमिनेटेड थे तो वो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने नहीं जाते थे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही मेंबर ऑफ लोकसभा वोटिंग करेंगे जो इलेक्टेड हैं, माने जिनको जनता ने चुनकर सांसद बनाया है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन रखे जाते थे, सांसद बना दिए जाते थे बिना किसी चुनाव के। राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता था। इस प्रकार से लोकसभा में 2 मेंबर और होते थे। इस प्रकार से लोकसभा में टोटल सांसद होते थे 545। लेकिन अब ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, तो अब लोकसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा के 543, राज्यसभा में 233 ये मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में। ये कौन है? ये इलेक्टेड हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, माने 543 ये वोट करेंगे लोकसभा के और 233 ये वोट करेंगे लोकसभा के। कुल कितने मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे? अगर पार्लियामेंट से देखा जाए तो पार्लियामेंट से 776 इतने सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाते हैं। ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते क्योंकि इलेक्टेड नहीं है, इनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। ये बात पता है? अब देखें इसमें क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर वोटिंग करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। तो अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लोकसभा के 543 सदस्य तो रहेंगे, चुनाव में वोट देने जाएंगे, ये लोकसभा से जा रहे हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 233 और ये 12 ये सब वोटिंग करेंगे जाकर, अर्थात राज्यसभा से कितने व्यक्ति जाएंगे? 245 ये जाएंगे राज्यसभा से। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटर होंगे पार्लियामेंट से? 788। यहां तक बात समझ में आई कि कोई डाउट है? नहीं, ये अपना पूरा टर्म पूरा करते हैं, यानी कोई नया आके उसको हटा देगा, ऐसा नहीं होता है। जो 12 मेंबर चुने गए हैं बस ये इलेक्शन से नहीं आए हैं, मगर इनका जो अपना टर्म होता है 6 साल, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल होता है, ये पूरे 6 साल रहेंगे। ठीक है, तो और पूछना? यहां तक बात क्लियर है? राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। वर्तमान में एट प्रेजेंट हमारे पार्लियामेंट में 776 मेंबर्स हैं, इलेक्टेड हैं, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। माने राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट से 776 मेंबर जाएंगे वोट देने। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेट और इलेक्टेड दोनों मेंबर जो है वोट देने जाते हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें संसद से 788 मेंबर जाएंगे वोटिंग करने। बात क्लियर? आगे एक बात सुनो। ये आपसे एग्जाम खुद पूछा जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। दूसरी बात सुनो, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी राज्य हैं जहां विधायक होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर वोट देने जाते हैं।
राज्य की विधानसभाओं के, जो राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड विधायक हैं, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, वो वोट देने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 404 यूपी यूपी की जो स्टेट असेंबली है, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 404 की है। ठीक, इसमें से जो है 403 इलेक्टेड होते हैं और एक जो है नॉमिनेटेड होता है, जो एंग्लो इंडियन होता है। अब ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, तो अब यूपी की स्टेट असेंबली में सिर्फ जो है इलेक्टेड विधायक हैं 403। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पुडुचेरी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, तो भारत में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां पर जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इन सबको अलग रखा जाता है। किसी भी स्टेट से कोई भी एमएलए, कोई भी इलेक्टेड एमएलए, किसी भी स्टेट से कोई भी जो है विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, माने कोई भी विधायक वोट देने नहीं जाता। ये दो बातें आपको याद रखनी है। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के, पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्ट करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जाकर वोट देंगे। फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में जितने विधानसभाएं हैं, जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वहां पर जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं, वो सब वोट देने जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राज्य का कोई भी इलेक्टेड एमएलए वोट देने नहीं जाएगा। राज्यों के विधायकों को उपराष्ट्रपति के चुनाव से पूरी तरीके से बाहर रखा जाता है। ठीक, तीसरी चीज, कितना डिफरेंस क्लियर है? तीसरी चीज, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये जो है जनता के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा हो रहा है? सांसदों के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो जाकर वोट दे रहे हैं, जनता वोट नहीं दे रही है। तो ऐसे चुनाव को, जहां जनता वोट नहीं देती है, ऐसे चुनाव को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर हम खुद वोट देकर किसी को हम इलेक्ट कर रहे हैं, जनता, तो डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन जनता ने अपने सांसदों को चुना, अब ये सांसद जाके उपराष्ट्रपति को चुन रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। माने जनता ने डायरेक्ट अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग नहीं किया, जनता ने उपराष्ट्रपति को चुना है, मगर डायरेक्ट ना चुनकर अपने सांसदों के माध्यम से चुना है, ये इनडायरेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो आप कहोगे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये अप्रत्यक्ष मतदान से है। दोनों में डायरेक्ट है, क्योंकि दोनों में कहीं भी जनता वोट देने नहीं जाती। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता विधायकों को चुनती है, जनता सांसदों को चुनती है। अब ये सांसद और विधायक जाकर अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक पॉइंट हमारे सामने आया, ये कैसा चुनाव है? इनडायरेक्ट है। ठीक, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। ये क्या है? एक तो उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा एक इसमें प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? बोरिंग होने लगा?
इसको कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, हिंदी में कहेंगे आनुपातिक। बस यही मेन चीज है, प्रतिनिधित्व। ये क्या चीज है? दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कब प्रयोग किया जाता है? पहले ये बता दें आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव होता है उसमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को प्रयोग करते हैं। ये क्या है इसको समझ लीजिए, समझा देना। इसको यूं समझिए, मान लीजिए एक कल्पना करते हैं, कोई स्टेट है, कोई राज्य है, ठीक, और वहां पर सीटें हैं 100, वहां 100 सीटों में चुनाव होना है, ठीक। एक स्टेट है, वहां पर कितनी सीट है? सीट है वहां पर 100 सीटों में चुनाव होना है। सपोज उस स्टेट में जो वहां की जो आबादी है, वहां की जो पॉपुलेशन है, उसका थोड़ा पैटर्न इस प्रकार का है। वहां पर जो हिंदू हैं, हिंदू वहां पर आबादी में है करीब 40%। कोई ऐसा स्टेट है, वहां पर जो मुस्लिम हैं उनकी आबादी है 30%। वहां पर जो सिख हैं उनकी आबादी है 20%। एक इमेजिनेशन है, 4 3 7 8 9। बाकी जो बौद्ध जैन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये आबादी में कितने हैं? 10%, ठीक। एक बस एक जो है हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध जैन, ये वहां का जो है पैटर्न है पॉपुलेशन का। और ये मान लीजिए कि 100 सीटों में हर सीट में यही पैटर्न काम कर रहा है। सिर्फ हमने सोचा है, एक इमेजिनेशन है। बात को समझने के लिए जो है, किसी चीज को अगर आसानी से आपको समझना है तो एक फिगर लीजिए 100, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से सोचा जाता है। तो हिंदू है वहां 40%, मुस्लिम 30%, सिख 20% और बौद्ध जैन है 10%। और ये पैटर्न जो है इन 100 सीटों में हर सीट में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। और वहां वोटिंग हो रही है कम्युनल लाइन पर, कम्युनल लाइन। हाँ, माने वोटिंग जो है इस प्रकार से हो रही है कि वहां पर जो हिंदूवादी पार्टी है, जितने हिंदू हैं सब हिंदूवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। जो पार्टी मुस्लिमों के हित की बात करती है, तो जितने भी मुस्लिम हैं सब अपने उस मुस्लिम पार्टी को वोट दे रहे हैं। जो सिखों की बात करती है, जो सिख बिरादरी है, सब उस पार्टी को वोट दे रहे हैं। माने वोटों का पोलराइजेशन हो गया है, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया है। वोटिंग जो सांप्रदायिक आधार पर की जा रही है। ऐसा होता है जब चुनाव हो रहे होते हैं, उस दिन जो आपका मतदाता है, उस दिन उसकी कौन सी चेतना काम कर रही है ये मायने रखता है। अगर वोट देते समय उसको ये बात का याद रहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, तो वो उस हिसाब से वोट देगा। ठाकुर वाली पार्टी कौन सी है, पिछड़ी वाली पार्टी कौन सी है, अगर उसको अपनी जाति का उस दिन ध्यान रहा, अगर कुछ ऐसे लहर चल रही जातिवादी, मान लीजिए जिस दिन वोट देने जा रहा है उस दिन लहर चल रही है सांप्रदायिक, उसको ये याद नहीं रहेगा कि हम ठाकुर के बनिया, वो याद रखेगा हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो वो इस पैटर्न पे वोट देगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो मान लीजिए वहां पर जो वोटिंग हो रही है वो सांप्रदायिक आधार पर हो रही है, ठीक। तो होगा क्या? हर सीट पर हिंदू पार्टी को कितना वोट मिलेगा? 40%। मुस्लिम पार्टी को कितना वोट मिलेगा? 30%। सिख को 20%। और वो पार्टी जो बौद्ध जैनों के हितों की बात करती है उसको 10% वोट मिलेगा। अब आप बताइए, जो 100 सीटों में चुनाव हुआ, कौन सी पार्टी जीतेगी? हिंदू पार्टी। माने 100 की 100 सीटें किसको मिलेंगी? हिंदू को। वो पार्टी जो हिंदूवादी है उसको 100 सीटें मिल जाएंगी। जबकि उस राज्य में चुनाव में हिंदू पार्टी को टोटल वोट का परसेंटेज कितना था? सिर्फ 40% वोट मिला उसको। तो ज्यादा है, बिल्कुल, तभी तो वो जीती। अब आप देखिए, क्या आपको एक इम्बैलेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उस राज्य के चुनाव में हिंदूवादी पार्टी को सिर्फ टोटल वोट जो है 40% मिला, लेकिन टोटल सीट 100% मिल गई। ये इम्बैलेंस है। माने हर जगह
हर जगह मुस्लिम पार्टी हारेगी, सिख पार्टी हारेगी, बौद्ध जन की पार्टी हारेगी, और हर जगह हिंदू पार्टी जीतेगी, और हर जगह उसको 40% वोट मिलेगा, जो इन सबको मिलने वाले वोटों से ज्यादा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ 40% वोट जो हिंदू पार्टी को मिले हैं, तो उसको 40% सीटें मिलनी चाहिए थी, उसको 100% सीटें क्यों मिल गई हैं? ये इलॉजिकल है। आप समझा रही है? इस दोष को, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें ये कहा जाता है, इन जो 100 सीटें हैं, किसी भी सीट से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा। जब आप वोट देने जाओगे तो वहां पर आप हमसे पार्टी होगी, हिंदू वाली पार्टी, मुस्लिम वाली पार्टी, सिख पार्टी, बौद्ध जैन पार्टी। आपसे कहा जाएगा आपको जो पार्टी पसंद है उसमें वोट दे दीजिए। वहां कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है। हिंदू वाले जाएंगे, हिंदू को देंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम पार्टी को देंगे। इस प्रकार से हिंदुओं को 40% वोट मिला, मुसलमान को 30% वोट मिला, सिख को 20% और बौद्ध जैन को 10%। ये पैटर्न आपको वहां दिखाई पड़ेगा। और निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? हर पार्टी से कहेगा क्योंकि 100 सीटें हैं तो आप मुझे एक लिस्ट दीजिए जिसमें आपके वो 100 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हों। तो हिंदू पार्टी ने अपनी लिस्ट दी, उसमें 100 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। मुस्लिम पार्टी ने अपनी लिस्ट दी, क्योंकि 100 सीटें हैं ना, उसमें 100 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। सिख ने अपनी लिस्ट दी, उसमें 100 कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब ये देखा जाएगा हिंदू पार्टी को कितने वोट मिले? 40%। तो हिंदू पार्टी ने जो अपनी लिस्ट दी थी, जो अपनी सूची दी थी, उसमें से ऊपर से 40 कैंडिडेट्स हिंदू पार्टी को दे दिए गए। फिर देखा जाएगा मुस्लिम को कितनी सीटें मिली थी? मुस्लिम को वोट मिले थे 30%। तो मुस्लिम ने जो अपनी लिस्ट भेजी थी 100 कैंडिडेट्स की, उसमें से ऊपर से 30 कैंडिडेट्स मुस्लिम पार्टी के विधायक हो गए। बात क्लियर हो रही है? सिखों को कितनी सीट मिली? सिखों को वोट मिला 20%। तो सिख ने जो अपनी 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी थी, उसमें से ऊपर से 20 कैंडिडेट जो है इसके चुन लिए गए। इस प्रकार वहां की विधानसभा में आप देखोगे हिंदुओं के पास कितने विधायक हैं? 40। मुसलमान के पास कितने विधायक मिलेंगे? 30। सिख के पास कितने विधायक होंगे? 20। और बौद्ध जन वाली पार्टी के पास कितने विधायक होंगे? 10। इस प्रकार वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इस रिप्रेजेंटेशन में, इस प्रोपोर्शन में रखे जाएंगे। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, माने जिसको जितने परसेंट वोट मिले विधानसभा की सीट उसको उतनी दी जाएंगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको वोट मिले 40% लेकिन सीट 100% आपका कब्जा। ये नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है वोटिंग का। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत साइंटिफिक तरीका होता है, वहां पर न्याय होता है। अन्यथा क्या होता है कि सीटें तो इनको मिले थे 30%, सिखों को 20% और बौद्ध को 10%। इनके पास इतने वोट आ रहे थे, माने कुल मिला के अगर वोट देखा जाए तो कुल वोटों में देखा जाए तो करीब 60% वोट जो है इन पार्टियों को मिल रहे थे, मगर इनको सीटें 0% मिल रही थी। बात समझ आ रही है? वोटिंग का परसेंट देखा जाए तो हिंदूवादी पार्टी को सिर्फ 40% वोट मिले, लेकिन जो है अन्य पार्टियों को अगर टोटल किया जाए तो अन्य पार्टियों को 60% वोट मिल रहा है, लेकिन अन्य पार्टियों को सीटें 0 मिल रही हैं। यह अनसाइंटिफिक तरीका है। और हमने जो लिस्ट सिस्टम का प्रयोग किया कि आप अपने 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट भेज दीजिए मेरे पास, हर पार्टी से कहा, और बाद में देखा गया चुनाव में कि किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिला। जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिला उस पार्टी को उस लिस्ट से उतने परसेंट विधायक दे दिए गए। सब क्लियर हो गया? नहीं हुआ अभी? हाँ, आप उसी क्या पूछें? ऊपर से 40 जो 100 सीटें भेजी हैं उसमें से ऊपर से 40 ले देंगे। 1 2 3 4 से ऊपर टॉप से जो है गिनते हुए 40 तक आएंगे। नहीं, अब ये पार्टी अपने साथ तय कर लेगी हमको टॉप में किसको रखना है। अगर हमको 40 हमको विधायक चाहिए तो टॉप में कौन रखेंगे। अगर हमारे 50% वोटिंग हमको आती है तो हम टॉप पे किसको रखेंगे, ये पार्टी तय करती है। तो टॉप में उन्हीं को रखती है जो उनके सबसे ज्यादा जो है अच्छे कैंडिडेट होते हैं। हाँ, पार्टी ने अगर 100 कैंडिडेट भेजी है तो पार्टी को पता है कि हम जो सबसे टॉप जो है हमारे जो है विधायक हैं हम उनको ऊपर रखेंगे। तो क्योंकि ऊपर से जो है उतने कैंडिडेट रख दी जाए। ये बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
प्रोपोर्शनल रिजल्टेशन एक साइंटिफिक तरीका होता है, मगर वास्तव में हमारे यहाँ चुनाव कैसे होते हैं? हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं उसके पीछे कसरत है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिसको सबसे ज्यादा मत मिल गए वो जीत गया। और अगर ये इस पैटर्न को हम अपनाते हैं, सबसे ज्यादा मत मिल गया वो जीत गया, तो क्या होगा कि 100% सीटें मिल रही हिंदू पार्टी को, जबकि 70% वोट जो है अन्य पार्टियों को मिल रहे हैं, मगर इनके पास सीटें 0 आ रही हैं। बात समझ आ गई? अभी बात सिर्फ आधी हुई है, अभी कहानी लंबी है, मगर टाइम ओवर हो गया है ना, इसलिए हम माइक लगा नहीं रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अगले अगले जो है टर्म में इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आपके यूपी पीसीएल पूछा गया कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की किस प्रकार की चुनावी व्यवस्था में जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को, इनके हितों को सबसे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे देखो माइनॉरिटीज को मौका मिल गया, जहां माइनॉरिटी बहुत जन 10% है, इनके पास 10 विधायक आ गए, सिख के पास 20% उनके वोटिंग है, इनके पास 20 कैंडिडेट्स आ गए। बात समझ आ रही है? कल्पना तो जो है इतनी आई ना, कभी हमने ज्यादा बताया कहां, इतने तो बताया है। इतनी जितना बताया इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि कम आया? इतना कम आया भी ना। तो अगली क्लास में हम फिर से इसको हल्का सा